डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की वीडियो सीरीज़ जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और एलई स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसमें हम सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक से आपके किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करते हुए हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो सिलेबस का पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ NPR एंड NCR। ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है जिसे आप बहुत कम मेहनत के साथ सीख सकते हैं और सेक्शन ए में एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो वैल्यू ऑफ NPR, P के पहले ऊपर N और नीचे R लिखा हुआ है, इसी तरह से NCR। तो इसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि P और C का यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो पहले है हमारा P, NPR। इसमें जो P है इसका क्या मतलब है, और दूसरा है हमारा NCR। इसमें जो C आ रहा है इसका क्या मतलब है। देखिए जो P है, P रिप्रेजेंट करता है परम्यूटेशंस, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा 11th क्लास में। इसे हिंदी में हम कहते हैं क्रमचय। हिंदी में कहा जाता है क्रमचय और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं परम्यूटेशंस। इसी तरह से जो C है, C रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशंस या फिर हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं संचय। अब इनका अर्थ क्या है, देखिए आपने बहुत डिटेल में ये टॉपिक 11th और 12th में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके पेपर में पूछी जाती हैं, लेकिन आपको मीनिंग ज़रूर पता होनी चाहिए। तो क्रमचय या परम्यूटेशंस आप नाम से भी अंदाज़ लगा सकते हैं। क्रमचय का मतलब होता है अगर आपको n थिंग्स गिवन हैं, n गिवन थिंग्स हैं और आप उनमें से r थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं सिलेक्शन के और उनके बाद उनको एक निश्चित क्रम में एक ऑर्डर में अरेंज करने के, तो उन तरीकों को कहा जाता है NPR। तो मैंने कहा कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना और उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करना। अभी एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसी तरह कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है आपको n गिवन थिंग्स हैं, उसमें से आपको r सेलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके से आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कहलाता है NCR। कॉम्बिनेशंस यानी संचय में केवल सेलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, आप कितने तरीके से गिवन थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं इन्हें लिख देती हूँ इनके फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर से ABCDEF। मान लीजिए ये 6 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इन 6 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके एक टीम बनाई जाए। मैंने कहा सेलेक्ट करके एक टीम बनाई जाए। सेलेक्ट यानी कि चयन करके हमें एक टीम बनानी है। सेलेक्ट अ टीम, 3 लोगों की टीम बनानी है। सेलेक्ट अ टीम ऑफ 3। तो मान लीजिए मैंने इनमें से A, B और C को सिलेक्ट कर लिया है। A, B और C 3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इनकी एक टीम बना ली है। ठीक है, अब इसी में मैं चाहती हूँ, मैं एक टॉपर्स को सेलेक्ट करना चाहती हूँ, टॉपर नंबर 1, टॉपर नंबर 2, टॉपर नंबर 3। तो मैं लिखती हूँ सेलेक्ट 3 टॉपर्स। सेलेक्ट 3 टॉपर्स। तो देखिए यहाँ पर को क्रम का महत्व हो जाता है। मैं लिखती हूँ ABC। इसका मतलब है कि फर्स्ट रैंक पे A आया है, सेकंड रैंक पे B आया है और थर्ड रैंक पे C आया है। पॉसिबिलिटी इन्हीं के सिलेक्शन से, ABC को ही मैंने सेलेक्ट किया है। ABC के सिलेक्शन से ही पहली पॉसिबिलिटी ये बनी कि A फर्स्ट आया है, B सेकंड और C थर्ड आया है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A तो फर्स्ट आया है, C सेकंड आया है और B थर्ड आया है। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A फर्स्ट आया है, अच्छा ये दोनों तो हमने डिस्कस कर लिए। अब तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि B फर्स्ट आया है, A सेकंड आया है, C थर्ड आया है।
इसी से हमारा बन सकता है बी फर्स्ट आया है, सी सेकेंड आया है, ए थर्ड आया है। इसके अलावा हो सकता है सी फर्स्ट आया, ए सेकेंड आया, बी थर्ड आया, सी फर्स्ट आया, बी सेकेंड आया, ए थर्ड आया। तो देखिए केवल ए बी सी के सिलेक्शन से इतने टॉपर्स अरेंज करना पॉसिबल है। तो दोनों केसेस में डिफरेंस है। जब मैं टीम सेलेक्ट करती हूँ तो टीम आप ए बी, पहले ए को या फिर बी को फिर सी को सेलेक्ट करें, या फिर पहले सी को फिर बी को ए को सेलेक्ट करें, किसी भी क्रम में करें, वो टीम हमेशा ए बी और सी की ही रहेगी। लेकिन अगर आप टॉपर्स सेलेक्ट करते हैं तो ए बी सी को ही सेलेक्ट करने पर भी टॉपर्स के इतने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। उन ए बी सी में से ही आप फर्स्ट रैंक किसे देंगे, सेकंड किसे देंगे, थर्ड देंगे। ये 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो ये जो अरेंजमेंट्स बने इन्हें हम कहते हैं परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस यानी क्रमचय। हिंदी वालों के लिए बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है, क्रम लिखा है जिसमें क्रमचय, क्रम का महत्व है, क्रमचय। और ये जो बने इन्हें हम कहेंगे संचय यानी कि कॉम्बिनेशंस, जिसमें केवल सिलेक्शन का महत्व है, किस किस का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इसका महत्व है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं एनपीआर और एनसीआर, वो इन अलग अलग अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि इनकी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट अ टीम ऑफ 3 इज कॉल्ड संचय और कॉम्बिनेशन, और नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट टॉपर्स। तो इसमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट, ऑर्डर भी महत्वपूर्ण है, तो इसे हम कहते हैं परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय। तो जैसे आपको 6 स्टूडेंट्स दिए हुए थे, उसमें से आपने 3 को सेलेक्ट किया है, तो 6 में से 3 को सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 6C3। ये बनेंगे आपके कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। आपने इन 6 में से 3 टॉपर्स चूज़ किए हैं, तो आपको ध्यान देना है इसमें सिलेक्शन और उनका ऑर्डर यानी अरेंजमेंट महत्वपूर्ण है, तो वो क्रमचय है, अभी पी आएगा। तो 6 में से 3 आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो हो जाएगा 6P3। तो ये इसकी मीनिंग होती है, ये आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ आती है तो अब आगे फॉर्मूले अप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले अपनी। बात करेंगे क्रमचय और संचय किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया आपके कोर्स में है केवल वैल्यू ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर, तो बहुत आसान इनके फॉर्मूले होते हैं और इनकी हेल्प से आप ज्ञात कर सकते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मेड बाय सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n गिवन थिंग्स। आपको n वस्तुएं दी हुई हैं, आप उसमें से r वस्तुओं का चयन कर रहे हैं और उन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, उन्हें क्रम का भी महत्व दे रहे हैं। तो उस टाइम पे कितनी संख्या हो सकती है पॉसिबल अरेंजमेंट्स की, उन्हें हम कहेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। फॉर्मूला होता है NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, अगर आप 11th-12th में मैथ्स पढ़ के आए हैं तो आपको समझ आ गया होगा, अदरवाइज मैं आगे आपको समझाऊंगी। फिर आया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मेड बाय सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n गिवन थिंग्स। अब आपको n वस्तुएं दी हुई हैं और उसमें से r वस्तुओं का चयन करके आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन संचय बनाना है। संचय में आप समझ गए हैं कि क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो इस टाइम पे फॉर्मूला होता है NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। तो अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित संकेतन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगर आपको कहीं पर दिख रहा है 5 फैक्टोरियल, तो ये बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है, उल्टी गिनती करनी है 1 तक और सबको मल्टीप्लिकेशन में रखना है। तो इसका मतलब है 5 उल्टी गिनती करेंगे इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस यही है फैक्टोरियल का मतलब। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह का साइन दिखाई देता है तो आप यहाँ पर को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रिवर्स काउंटिंग आप फैक्टोरियल में कर देंगे। ठीक है, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका भी चलता है या फिर फैक्टोरियल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों तरीके से आप फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है या 5 फैक्टोरियल इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके बुक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि आपको दिया हुआ है 10 फैक्टोरियल, तो सिंपल रिवर्स काउंटिंग 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल का मतलब। देखिए आप पूरा भी ओपन करके लिख सकते हैं, या फिर एक तरीका ये भी है कि आप कुछ फैक्टर्स, कुछ टर्म्स लिखिए और उसके बाद स्टॉप करके फैक्टोरियल लगा दीजिए। जैसे मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 तक लिखती हूँ, अब मैं आगे के सारे टर्म्स नहीं लिखूंगी बल्कि यहीं पर फैक्टोरियल लगा दूंगी। बात वही है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 जो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है, रिवर्स काउंटिंग करते जाइए और जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर स्टॉप करके फैक्टोरियल लगा दीजिए। ऐसा हम तब करते हैं जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश या हर में इस तरह का कोई टर्म बन रहा हो, तो कैंसिल आउट करने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है। एक फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, ज़ीरो फैक्टोरियल, जो आपको कई बार क्वेश्चंस में दिखाई देगा। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। 11th क्लास में आपने इसे प्रूव भी किया होगा। यहाँ पर को आपका प्रूव किसी भी चीज़ का सिलेबस में नहीं है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, आपको सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़नी है जो आपकी इंजीनियरिंग में यूज़ हो सकती हैं। तो इसीलिए हल्का फुल्का सिलेबस होता है, जो मैंने कहा थोड़ी बहुत मेहनत से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हो गया। बस इतने फॉर्मूले और ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इससे आपका क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बन जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे आपको गिवन है 3p2 और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा NPR इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ऊपर है n उसका फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल n माइनस आर, ऊपर में से नीचे को माइनस करके जो आएगा उसका फैक्टोरियल। आप इस तरह से भी इसे लर्न कर सकते हैं। तो आपका अभी जो क्वेश्चन है वो है 3p2। तो 3p2 को जब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले n फैक्टोरियल या फिर जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी कि दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो इसे हम ओपन करेंगे। 3 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया रिवर्स काउंटिंग 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल में केवल एक ही आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 3 इंटू 2 यानी कि 6। बिल्कुल इसी तरह से जैसे सेकेंड क्वेश्चन है 5p1, तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं 5p1 इक्वल्स टू। तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला किस तरह से लर्न करना है। पहले जो ऊपर आ रहा है उसका फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी दोनों का डिफरेंस, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तब ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को आप क्या समझ सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग 5 इंटू 4। अब देखिए इसे आप पूरा भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि क्योंकि नीचे अपॉन में 4 फैक्टोरियल आ रहा है, तो आप इसी 4 फैक्टोरियल पर स्टॉप हो जाइए और अपॉन में लिख दीजिए 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया 5। थर्ड क्वेश्चन है आपका 7c3। ध्यान दीजिए ये दोनों क्वेश्चंस थे परम्यूटेशन के जिसमें p आ रहा था। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है c कॉम्बिनेशंस के जिसमें c आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको निकालना है 7c3। तो आपको याद रखना चाहिए फॉर्मूला NCR। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। NPR और NCR के फॉर्मूले में केवल r फैक्टोरियल का अंतर है। c जहाँ पर है वहाँ पर अपॉन में r फैक्टोरियल भी आता है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन है 7c3, तो ऊपर यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन जो नीचे आ रहा है यानी 3 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। तब ये आपका बनेगा, रिवर्स काउंटिंग कर देंगे फैक्टोरियल, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल
अपॉन नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ऊपर 4 फैक्टोरियल आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 2 ज़ा 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 5 आपका आ गया 35। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है आपका 8C2। तो 8C2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 8C2 को सॉल्व करने के लिए सिमिलर फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है। फॉर्मूला है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 8C2 तो n फैक्टोरियल यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन r यानी जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, n माइनस r यानी इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं नीचे क्योंकि 6 बनने वाला है। 2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 इंटू 1 इंटू 8 माइनस 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 7 आपका आ गया 28। तो इतना आसान है NPR और NCR की वैल्यू फाइंड करना। अब एक क्वेश्चन है जो इसमें हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला लर्न करना है। ये फार्मूला होता है, अगर आपको NCP इक्वल्स टू NCQ गिवन है, यदि NCP बराबर NCQ है तो n की जो वैल्यू आती है वो होती है P प्लस Q। n इक्वल्स टू होता है P प्लस Q। अगर कोई दो वैल्यूज़ गिवन है, C वाला है, ध्यान रखना कॉम्बिनेशंस, ऊपर दोनों n सेम है, नीचे डिफरेंट है, तो n की वैल्यू होती है P प्लस Q के इक्वल। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन होगा, इफ़ NC3 इक्वल टू NC7 तो n का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड n का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सेक्शन ए में आपको बहुत बार देखने को मिल जाता है। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे सिंस NCP इक्वल टू NCQ इम्प्लाइज दैट, या फिर आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, यदि NCP बराबर NCQ तो n इक्वल्स टू P प्लस Q। तो यहाँ पर P कितना हो गया 3 और Q कितना हो गया 7। तो इसका मतलब n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 7, यानी कि n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10। बस ये आपका आंसर आ गया है और ऐसे आपके 2 मार्क्स भी एग्जाम में इतनी ही आसानी से आ जाएंगे। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स थी NPR और NCR की वैल्यू पर बेस्ड। कल हम थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम करेंगे जो सेक्शन ए के अलावा सेक्शन बी में भी पूछे जा सकती हैं, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं दे रही हूँ, आप इन्हें सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये प्रॉब्लम्स आपको 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 7P5, 6C2 और अगर NC10 इक्वल टू NC6 है तो n का मान बताइए। ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, बहुत आसान है, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इनको सॉल्व करने में। अगर आप एक बार ये सीख गए हैं तो कल की प्रॉब्लम्स आपको आसानी से समझ आएंगी। और आगे हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, जिसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और वहाँ से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का और कभी कभी 10 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो 12 मार्क्स का मैक्सिमम द्विपद प्रमेय से आता है, बाइनोमियल थ्योरम से। वो आप तभी सीख पाएंगे जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन्स हो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।